हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाई सक्सेस। आज हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के दिए गए प्रिंसिपल्स को करेंगे। हमने से पहले एफ डब्ल्यू टायलर के प्रिंसिपल्स को देख लिया, टेक्निक्स को देख लिया, मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इससे पहले के पार्ट्स में। वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आज लास्ट पार्ट है जो जिसमें हम कवर करेंगे फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। और हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर के बीच में, उनके प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको भी हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्योल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब फ्रांस से बिलोंग करते थे। थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड स्टडी डेवलप द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। और इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस और स्टडी के थ्रू जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। तो हेनरी फ्योल के टोटल प्रिंसिपल्स कितने हैं? 14। एफ डब्ल्यू टेलर के कितने थे? 4। ऑफ हेनरी फ्योल के 14। अब इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, 14 प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझना है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो काम है उसको डिवाइड कर दिया जाए। उसको मतलब एक जना ना करे, एक पे बर्डन ना डाल के उस काम को लोगों के बीच में डिवाइड किया जाए, इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स अ डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स। मतलब जो पूरा काम है उसको भी डिवाइड करना है और लोगों के बीच में भी डिवाइड करना है। जो टोटल टास्क है उसको स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करना और अलग अलग एम्प्लॉयज को अलॉट कर देना या एलोकेट कर देना। द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो पूरा काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है। एंड ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू इनफ टू परफॉर्म दैट जॉब डज ईच वर्क। और जो ट्रेन स्पेशलिस्ट जो हर एक जॉब को करने के लिए, मतलब जिसको जो दी गई है उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, मतलब कर सकता है, उनको परफॉर्म करने के लिए वो टास्क दिए जाते हैं। दस इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अब जिसको जो काम आता है वो कर रहा है, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। किसी को पढ़ाना आता है वो पढ़ा रहा है, किसी को मैनेजमेंट अच्छा करना आता है वो मैनेज कर रहा है। तो जिसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। कोई जो भी इंसान एक ही काम को बार बार कर रहा है तो उसकी स्पेशलाइजेशन उस काम में बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ बैंक अकाउंट देयर आर डिफरेंट काउंटर्स इन अ बैंक। अब जब आप बैंक में जाते हो, बैंक अकाउंट खोलने के लिए डिफरेंट काउंटर्स होते हैं एंड ईच एम्प्लॉय हैंडल द डिफरेंट टास्क। और हर एक एम्प्लॉय अलग अलग काम कर रहा होता है। मतलब इवन बैंक अकाउंट खोलने भी मत जाओ, बैंक में जाओ तो एक कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट का काउंटर अलग होता है। कोई ग्रीवियंसेस है उसका काउंटर अलग होता है, लोन का काउंटर अलग होता है। तो अलग अलग काउंटर्स होते हैं, हर एक पे बैठा हुआ इंसान अलग अलग काम कर रहा है। तो यही डिवीजन ऑफ वर्क है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अथॉरिटी मतलब करने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अथॉरिटी रिफर्स टू द पावर और राइट टू मेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर या फिर राइट, मतलब हक, पावर और हक डिसीजंस लेने का। अथॉरिटी मतलब पावर, पावर या फिर किसी को राइट है कि वो डिसीजंस ले सकता है, तो मतलब उसके पास अथॉरिटी है। कोई सीनियर मोस्ट इंसान है वो डिसीजंस ले सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके मदर फादर डिसीजन लेते होंगे तो उनके पास क्या है? अथॉरिटी है, उनके पास पावर है और राइट है डिसीजंस लेने का घर से रिलेटेड। तो दे ऑल्सो हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी इज पावर और राइट टू मेक डिसीजन एंड गेट द वर्क डन, और जिस ऐसे डिसीजन जिससे काम कराया जा सके। Whereas responsibility refers to the obligation to complete the job assigned on time। और responsibility का मतलब होता है obligation, किसी की obligation काम को टाइम पे करने की। जो जॉब दी गई है उसको अच्छे से और टाइम पे करने की obligation is responsibility। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, और अथॉरिटी किसकी है, पावर किसकी है? आपके पेरेंट्स की। दीज टू ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ आती हैं। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पावर का क्या करोगे? अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उस पावर का क्या होगा? अब आपके पेरेंट्स के पास डिसीजन लेने का हक है, तो वो डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं? किसी काम के लिए तो ले रहे हैं। अब वो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन पर, तो वो अथॉरिटी का क्या करेंगे? ये तो हमेशा इसलिए दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी।
अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और अथॉरिटी नहीं दी जाए कि तुम्हें बस जिम्मेदारी है काम करो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तो तुम थोड़े बोर से हो जाओगे और इंटरेस्टेड नहीं होगे कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करने में। सिमिलरली अगर अथॉरिटी दे दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, तो वो मिसयूज करेंगे पावर का। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन मीन ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब होता है डिसिप्लिन का रिस्पेक्ट होता है अथॉरिटी के लिए और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। ओबीडियंस मतलब सब चीजें सारी बातें मानना, अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी पे है, जो टॉप लेवल पे है, जो आपका सीनियर है, उसकी रिस्पेक्ट करना और रूल्स और रेगुलेशन को मानना। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर अ स्मूथ वर्किंग इन्वायरमेंट। अगर वर्किंग इन्वायरमेंट को स्मूथ रखना है और अच्छा रखना है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स एंड एन एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ पेनल्टीज विल हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे? गुड सुपरविजन से किया जा सकता है। जो भी सुपरवाइजर है वो अच्छा है और एक इस्टेब्लिश सिस्टम हो पेनल्टीज का, कि अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे या कुछ भी ऐसा करोगे जिससे डिसिप्लिन पे हार्म हो रहा है, तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। इस तरह के सिस्टम को स्टैब्लिश करके और गुड सुपरविजन हर लेवल पे करके डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो और प्रिंसिपल्स हैं ये कमांड की यूनिटी है, मतलब कि किसी को जो कमांड दिया जा रहा है वो एक इंसान के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अब कोई एक एम्प्लॉय है, उसको एक बॉस आके कुछ बोल गया, दूसरा बॉस आके कुछ बोल गया, तीसरा कुछ बोल गया, अब वो कंफ्यूज हो गया मैं क्या करूं। ठीक है, तो एक इंसान को एक ही से कमांड मिलना चाहिए। जैसे आपसे आपके पापा ने बोला ये कर, मम्मी ने बोला ये कर, और आपकी बुआ ने बोला ये कर। अब तीन तीन लोग आपको कमांड करके दे के चले गए। अब आप कौन सा काम करो? जिसका काम पहले करोगे तो दूसरों से डांट खाओगे। ठीक है, सिमिलरली कमांड की यूनिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होनी चाहिए, कि जो कोई भी एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर मिले जिससे वो ऑर्डर लेगा। अकॉर्डिंग टू प्योल, फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। प्योल के अकॉर्डिंग एक ही एम्प्लॉय, मतलब हर एम्प्लॉय के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा और जिसकी तरफ ये अकाउंटेबल होगा, इसको जवाब देगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो पूरी नहीं कर पाता है या कर पाता है। दिस विल अवॉइड कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन अवॉइड होगी, कंफ्लिक्ट अवॉइड होगा और दो दो बार काम करने का डुप्लीकेशन का भी जो आ जाता है पॉइंट, वो भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड बाय वन सुपीरियर टू एक्सेप्ट ओनली कैश पेमेंट। एक सुपीरियर ने एम्प्लॉय से कहा कि तुम सिर्फ कैश पेमेंट लोगे, और दूसरे ने क्या कहा, आस्क हिम टू एक्सेप्ट बोथ कैश एंड क्रेडिट पेमेंट। दूसरे ने कह दिया तुम कैश भी ले सकते हो, क्रेडिट भी ले सकते हो। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, जिससे कंफ्यूजन हो गई एम्प्लॉय के माइंड में कि मुझे क्रेडिट लेना है कि नहीं लेना है। एक ने कहा, एक ने नहीं कहा है। ठीक है, और उससे उसको बहाना भी मिल जाता है कि इसने तो कहा था, इसने नहीं कहा था। इस तरह से वो काम चोरी का बहाना भी मिल जाता है अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड इज अ बेसिक प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। सारी यूनिट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। देयर शुड बी ओनली वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप। एक ग्रुप या ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, उनका एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ एक्शन हो सकती है इस प्रिंसिपल से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो भी काम तुम कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में करो। एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में? यूनिटी ऑफ कमांड की एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से कमांड मिले, मतलब वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। मतलब एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए, हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए सेम, जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है उसका सेम हेड होना चाहिए और सेम प्लान होना चाहिए। एम क्या है? ड्यूअल सबऑर्डिनेशन ना हो, और इसका एम है ओवरलैपिंग ना हो एक्टिविटीज की। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, सारे एम्प्लॉय के इंटरेस्ट हैं, उनको जनरल इंटरेस्ट के साथ मिला दिया जाए और उसके हिसाब से एफर्ट्स किए जाए। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो इंटरेस्ट है,
उसको आगे रखा जाएगा इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से, जो भी उनका इंटरेस्ट और गोल है उससे आगे किसको रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना है। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है, ठीक है। और जितने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट हैं उनको उसी में सबॉर्डिनेट कर देना है, और मतलब उसी में मिला लेना है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव should be prioritized over individual's objective to get a higher salary with the lower score। अब इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है कि उनको हाईएस्ट सैलरी मिले कम से कम काम में, पर जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कुछ भी अचीव करने का, उसको ऊपर रखा जाएगा इनके ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को के रेम्यूनरेशन यानी उनकी सैलरी से रिलेटेड। All the employees working in the organization should have fair pay and compensation। जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको फेयर पे और कंपनसेशन मिलना चाहिए। टू इस्टेब्लिश अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनका एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। एम्प्लॉय को वेजेस फेयर देनी चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए ना उससे ज्यादा मिलना चाहिए। वो जो डिजर्व करते हैं फेयर वेजेस उन्हें मिलनी चाहिए। द रेम्यूनरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी पेइंग कैपेसिटी के, ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से भी होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द अनदर प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक बीच में कुछ सेंटर में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अलग अलग हो गया सब, ठीक है। Centralization means the concentration of decision making authority within the center। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो एक सेंटर पोजीशन पर है, एक जो मेन बॉस है वही डिसीजन लेगा, बाकी लोगों के पास कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। इट इज सेंट्रलाइजेशन। whereas its dispersal among more than one person is decentralization। वहीं वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उस एक से हटके कई लोगों के पास आ गई कि ये भी ले सकते हैं, उसके अंडर वाले भी ले सकते हैं, इस तरह से आ गई, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, एक पे डिपेंड नहीं हो सकती ना। अब वो एक अवेलेबल नहीं है तो वो डिसीजन में डिले होगा, तो ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकती। तो एक कॉम्बिनेशन और एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसकी एक चेन होती है, ठीक है, एक चेन के फॉर्म में होती है, ठीक है, कि आप ये ए है पहले, वो उसको बी बी का सुपीरियर है, बी सी का सुपीरियर है, एक चेन बन रही है। और सी किसको बोलेगा, सी किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, बी की तरफ होगा, बी किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, ए की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन बनी होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स की, और हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के होते हैं स्केलर चेन में। दिस चेन शुड नॉट बी वॉयलेटेड, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल कैन बी कॉन्टेक्ट थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर्स टू मेक क्विक कम्युनिकेशन। ये चेन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर सी को बी को ही रिपोर्ट करना है तो वो उसी को रिपोर्ट करेगा, उसके अलावा किसी को नहीं करेगा, उससे ऊपर वालों को वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। बी ए को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए वॉयलेट नहीं हो सकती है, पर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है और तुरंत चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत कांटेक्ट करना है किसी से, तो गैंग प्लैंक के थ्रू हो जाता है और वो इमीडिएट सुपीरियर से पूछ के क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑर्डर, नेक्स्ट है ऑर्डर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मटेरियल और सोशल ऑर्डर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, राइट टाइम, सॉरी राइट थिंग एंड राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है। सही इंसान सही समय पे सही जगह पे होना चाहिए, सही इंसान और सही चीज सही जगह पे और सही समय पे होनी चाहिए। दिस इज ऑर्डर, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं, पीपल और मटेरियल शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस, सुटेबल प्लेसेस पे होने चाहिए लोग भी और सामान भी, अप्रोप्रिएट टाइम्स में जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सके, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। मटेरियल ऑर्डर मतलब आपने जैसे कभी किसी मॉल में जाते हो, हर चीज का डिपार्टमेंट होता है। अगर जनरल थिंग्स का डिपार्टमेंट है तो वहाँ जनरल जो डेली नीड्स की ग्रोसरीज है वो ही मिलेंगी। एक है कि वहां पे आपको बाथरूम मटेरियल्स मिलेंगे, तो इस तरह से डिपार्टमेंट होते हैं ना। तो वो ऑर्डर, मटेरियल के ऑर्डर का मतलब यही है कि राइट प्लेस पे होने चाहिए, अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए चीजें। और सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि एवरीवन एंड
प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी देयर एट डेजिग्नेटेड प्लेस। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि हर किसी के लिए प्लेस है, हर इंसान की भी प्लेस है, वो अपनी प्लेस पे ही होना चाहिए। इक्विटी, नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? एक इक्वालिटी होती है और एक इक्विटी होती है। इक्वालिटी सबको बराबर रखना और इक्विटी जस्टिस की तरह है, ठीक है। इक्विटी का मतलब जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको चीजें मिलें। मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। एम्प्लॉयज को जस्टिस और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। हर जितना फेयर हो सके उतना फेयरली पॉसिबल फेयरली एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जाना चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हैंस इररिलेवेंट फेवरेटिज्म भी नहीं होना चाहिए, कोई पेनल्टी भी नहीं होनी चाहिए, इन सबको अवॉइड किया जाना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Next is stability of personnel. To preserve organizational efficiency, employee turnover should be capped to minimum. So employee turnover का मतलब कि लोग जो छोड़ के जाते हैं, employees छोड़ देते हैं जॉब को, वो employee turnover होता है। तो employee turnover minimum होना चाहिए अगर organization में efficiency होगी। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी चाहिए तो एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए। पर्सनल शुड बी चूजन एंड अपॉइंटेड आफ्टर अ थॉरो सिलेक्शन प्रोसेस। पर्सनल जो भी एम्प्लॉयज रखे जा रहे हैं वो एक थॉरो सिलेक्शन प्रोसेस से अपॉइंट किए जाने चाहिए। एंड द चूजन पर्सन शुड बी रिटेन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ एक अमाउंट ऑफ टाइम तक उसे रिटेन किया जाना चाहिए और एंड टू लेट द एम्प्लॉय डिमॉन्स्ट्रेट रिजल्ट एज लर्निंग एंड गेटिंग अकस्टम्ड टू न्यू जॉब टेक्स टाइम। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है वर्कर्स शुड बी मोटिवेटेड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट प्लान्स। जो भी इम्प्रूवमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट और डेवलप करना है उसके लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए वर्कर्स को। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब वर्कर्स अपनी तरफ से पहला कदम उठाएं अपनी सेल्फ मोटिवेशन से। इट इंटेल्स फॉर्मुलेटिंग एंड कैरिंग आउट अ स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है लास्ट, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है टीम स्पिरिट से मतलब है। ये एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। ये वहां पे भी फॉलो होता है। मैनेजमेंट शुड फॉस्टर टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो टीम स्पिरिट को फॉस्टर करे, यूनिटी को फॉस्टर करे और हार्मनी को फॉस्टर करे। एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट हो, यूनिटी हो और हार्मनी हो। Hence, efforts should be made to ensure group cohesion in the organization. ऐसे efforts किए जाएं जिससे कि group spirit रहे organization के अंदर। These were the 14 principles of general management given by Henry Fayol. अब हमको Henry Fayol और टेलर के बीच में डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस है हेनरी फ्योल फिर एफडब्ल्यू टेलर। फर्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, हेनरी फ्योल किस पे फोकस कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है। इसके जितने प्रिंसिपल्स हैं ज्यादातर टॉप लेवल मैनेजर्स को फोकस करके। और एफडब्ल्यू टेलर शॉप लो लेवल, जो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको फोकस कर रहा है। फैक्ट्री में जो हेड्स वगैरह होते हैं ना, उनको फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। Staunch proponent or did not feel that it is important as under functional foremanship a worker receive orders from 8 specialists। इसमें भी इसमें तो यूनिटी ऑफ कमांड है, ठीक है। पर यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर वाले में यूनिटी ऑफ कमांड की कहीं बात नहीं की गई है क्योंकि ये तो फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की जा रही है और जिसमें 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर ले रहा है वर्कर, ठीक है। तो एफडब्ल्यू टेलर में नहीं है इतना। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल यूनिवर्सली है, हर जगह यूनिवर्सल, मतलब हर जगह हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सकता है। एफडब्ल्यू टेलर के स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया इन प्रिंसिपल्स को। एफडब्ल्यू टेलर ने ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाया प्रिंसिपल्स को। फोकस क्या है? हेनरी फ्योल का फोकस है इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। और एफडब्ल्यू टेलर का जो मेन फोकस है वो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। प्रैक्टिशनर की पर्सनैलिटी थी, मतलब हेनरी फ्योल एक प्रैक्टिशनर थे और एफडब्ल्यू टेलर एक साइंटिस्ट थे। एक्सप्रेशन क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है इन्होंने, मतलब क्या दिया है? हेनरी फ्योल ने जनरल थ्योरी दी है एडमिनिस्ट्रेशन की और एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। मतलब एफडब्ल्यू टेलर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल इज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। Differences between Henry Fayol and F.W. Taylor's principles of management.
आई होप आपको समझ आया होगा। आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं चैप्टर 2 के। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले भी सारे टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। तो आई होप दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप सर्टिफाइड सक्सेस की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं या फिर उसकी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पेड क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट को या एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस